सर महायुति में कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं आरएसएस की तरफ से कि जो आरएसएस है वो मतलब फडणवीस को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। अगर उनकी सरकार बनती है मुख्यमंत्री के तौर पर तो वो उनको थोड़ा पीछे हट गए हैं शिंदे जी से। आखिर ये क्या चल रहा है इस पार्टी में? थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 155 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो निश्चित रूप से वो शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, उससे तो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अजीत पवार से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। निश्चित रूप से ये आरएसएस का इंक्लिनेशन नहीं, ये तो मुझे लगता है कि पार्टी में ही डिसाइड हो गया होगा। जब 2019 के बाद जब 2 ढाई साल सरकार रही शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ, और उसके बाद वो टूट जाती है, फिर शिंदे गुट बनता है और शिंदे गुट शामिल हो जाता है, तो मुझे लगता है वो मजबूरी की परिभाषा है। वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी की परिभाषा थी कि उस वक्त जो है शिंदे को सीएम बना दिया और देवेंद्र फडणवीस जो है पीछे साइड में बैठे रहे। और ये भी कहा जाता है कि फडणवीस उस वक्त काफी नाराज भी रहे, आलाकमान से जो है नाराज भी रहे, दिल्ली मुख्यालय से काफी नाराज रहे, क्योंकि उन्हें जो है बिल्कुल साइडलाइन किया गया, उन्हें बैठाया गया, लेकिन उन्हें समझाया गया कि आप चिंता ना करिए कि आप जब समय आएगा, मुफीद समय आएगा, तो आपको ही सीएम बनाया जाएगा। और वो है भी, मतलब बड़े नेता हैं, निश्चित रूप से बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में। और उन्होंने जो अपना ये कह सकते हैं जो ऑरा है, वो आरएसएस मुख्यालय तक भी पहुंचा दिया है। हालांकि आरएसएस मुख्यालय की जितनी पकड़ नितिन गडकरी के पास है, उससे ज्यादा उन्होंने, मुझे लगता है कि अब देवेंद्र फडणवीस से अपनी वहां पहुंचा दी है। उसके कारण ये है कि उनको एक तो सपोर्ट है, यहाँ से पूरा बीजेपी मुख्यालय से जो है पूरा सपोर्ट है, प्लस बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा वही है वहां पर, देवेंद्र फडणवीस, जिसको प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जिसकी जो है एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओके, एक्सेप्टेबिलिटी जो है मुंबई के आसपास का जितना इलाका है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा उस रीजन के अंदर। तो मुझे लगता है कि नासिक तो खैर एक छोटा एरिया हुआ जहाँ पे मुंबई के कंपैरिजन में, क्योंकि मुंबई के आसपास जितना भी पूरा एरिया लगता है उसमें काफी ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, तो उनका साफ तौर पे वहां दखल अंदाजी है। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी जो है ज्यादा सीट नंबर लेकर आती है, तो मेरे ख्याल से जो है सीएम देवेंद्र फडणवीस को ही प्रोजेक्ट करेगी। और इस बार मजबूरी जो है शिवसेना, जो शिंदे गुट है, उसकी रहेगी कि वो जो है उनको सपोर्ट करे। आपको एक और बात बताऊं, इसमें इंटरेस्टिंग जो फैक्ट मुझे नजर आता है वो ये नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि शिंदे गुट जो है ज्यादा सीटें जीते। हालांकि लोकसभा में थोड़ा सा इधर उधर हुआ मामला, शिंदे गुट की ज्यादा सीटें आई और बीजेपी की सीटें कम आई, और ये बात बीजेपी समझ भी रही है। तो मुझे लगता है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो है उनको ज्यादा नंबर मिले, उन्हें इतना नंबर मिल जाए बस कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं शॉर्ट बैठती है मैजिकल फिगर से, तो वो उसको पूरा करने के लिए सपोर्ट कर दें, तो बीजेपी की सेइंग ज्यादा हो जाएगी और साफ क्लियर होगा कि अब आप हमारे साथ इसमें दाखिल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ फोकस होगा। शिंदे से ज्यादा मुझे लगता है कि मुफीद जो है अजीत पवार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उनके पास अगर नंबर आ जाता है तो वो अनकंडीशनल सपोर्ट, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिसमें अजीत पवार जो है फंसे हुए हैं, तो वो अनकंडीशनल सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं। देखिए, अभी चुनाव है, इसमें तो कोई भी प्रेडिक्शन करना अभी तो बहुत बेकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव शुरू हो जाएगा, अभी तो सीट्स डिक्लेयर नहीं हुई हैं, और जब चुनाव शुरू हो जाएगा तब आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स मालूम पड़ेंगी कि चुनाव किस तरफ बह रहा है, कौन किसको ज्यादा समर्थन कर रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी खुद चाहती है कि शिंदे को सीट हार रहा है, या जो है अजीत पवार को सीट जीत जाए। तो ये तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, अभी चुनावों के अंदर नजर आएंगे हम लोगों को। जी, तो शरद पवार की एनसीपी है, उसकी स्थिति क्या है इस समय? अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, शरद पवार बड़े जो है एक दृष्टा के रूप में बैठे हुए हैं, और महाविकास अघाड़ी में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है उसमें वो जो है बिल्कुल बाहर से बैठ के देख रहे हैं, ज्यादा कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे उस चीज के अंदर। वो देख रहे हैं कि इनफाइटिंग जो हो रही है कांग्रेस और शिवसेना, बाला साहब ठाकरे वाली पार्टी के अंदर, तो उसमें वो केवल अपना केवल ये कर सकते हैं कि वो बड़े भाई का रोल, बिग ब्रदर का रोल प्ले करें और जो है सामंजस्य बैठा दें, क्योंकि जो शुगर बेल्ट है उसमें जो सीट्स हैं, उसमें निश्चित रूप से आज भी शरद पवार का बहुत ज्यादा प्रभाव है। और मुझे लगता है कि कम से कम 80 से 90 सीटें इस बार वो मांग करेंगे, क्योंकि पिछली बार उनके पास 54 सीटें थी और कांग्रेस से ज्यादा सीटें थी, मतलब थर्ड लार्जेस्ट पार्टी थे वो। तो इसलिए उन्होंने शायद जो है ज्यादा सीट डिक्लेयर की हैं, और
अगर शरद पवार मैदान में उतरते हैं तो निश्चित रूप से चुनाव की दिशा और दशा दोनों बदलेगी, क्योंकि उनका एक्सेप्टेबिलिटी शुगर बेल्ट में और उसके आसपास जितना एरिया लगता है, बीड में और ये औरंगाबाद का जो एरिया है, इसके आसपास का जो एरिया है, उसमें उनका स्विंग बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि एक सहानुभूति वोट भी उनके साथ होगा कि उम्र के जिस पड़ाव पर वो हैं और उस समय उस जब उन्हें मतलब आराम से घर बैठना चाहिए, तो उस समय जो है अजीत पवार उनका साथ छोड़ के गए। तो कहीं ना कहीं उनके पास एक सहानुभूति वोट भी है और किसानों में उनका पकड़ बहुत अच्छा है, बहुत लंबे समय से। तो मुझे लगता है कि शरद पवार जो है एक अच्छा नंबर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव से वो लेकर आए। सारी देखिए सारी चीज इस बात पर डिपेंड करती है कि अगर ये इनफाइटिंग जो कांग्रेस और इसमें चल रही है, शिवसेना में चल रही है, उद्धव ठाकरे गुट में, ये जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए। इसका रॉन्ग मैसेज जो है जा रहा है जो है वोटर्स के बीच में कि ये इस तरह से अभी सीटों की लड़ाई हो रही है, तो जब सत्ता में आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, और सीएम कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी को तो कोई दिक्कत नहीं है अगर उनमें तालमेल हो जाता। भारतीय जनता पार्टी वाली से ऐसी गलती करेगी नहीं कि अभी से ही देवेंद्र फडणवीस को जो है सीएम फेस डिक्लेयर कर दे, और ना ही जो है महाविकास आघाड़ी जो है कोई इस तरह की गलती करेगी कि किसी को सीएम फेस डिक्लेयर कर दे। या तो एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए, या तो उद्धव ठाकरे को मान लिया जाए कि ये सीएम फेस हमारे हो सकते हैं, या फिर ये मान लीजिए कोई इफ्स एंड बट्स होती है। मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा कि दोनों तरफ से कोई सीएम फेस प्रोजेक्ट किया जाएगा। विदाउट सीएम फेसेस ये चुनाव होगा, और ये जो है दोनों पार्टी चुनावी मैदान में इसी रणनीति के साथ जाएंगी शायद। सर, जो देवेंद्र फडणवीस है, इनका नाम सीएम के लिए आगे रखा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या एकनाथ शिंदे शांत बैठ पाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो एड़ी चोटी का जोर लगाया था पिछली बार भी और अब भी लगे हैं, चारों तरफ माहौल देखा ही जा रहा है। क्या वो शांत बैठेंगे या वो उनके अंदर में कुछ चीजें चलनी शुरू हो जाएंगी? देखिए अभी तो चुनाव है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी कोई भी डिमांड रख सकते हैं और कोई भी उनकी डिमांड मान ली जाएगी। और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने आपस में इस तरह का, जैसे पहले कहा था कि जो है उद्धव ठाकरे, जब बीजेपी और शिवसेना की पार्टी आई थी, उद्धव ठाकरे सीएम रहेंगे, और एक कॉम्बिनेशन, एक टाइम फ्रेम बनाया था कि इतने समय आप और इतने समय भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बार ऐसी कोई गलती भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। मैंने जैसे अभी कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी पहली बात तो कोई सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं करेगी। पार्टी में एक अंडरस्टूड है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का एक नंबर, बहुत बड़ा नंबर आता है, और अजीत पवार के पास एक नंबर होता है, शिंदे के पास नंबर होता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। वो परिस्थितियां दूसरी थी 2019-2022 में, वो परिस्थितियां दूसरी थी जब जो है गठबंधन टूट गया और गठबंधन के बाद बाहर से सपोर्ट लेना पड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी की वो मजबूरी थी। अब इस तरह की कोई मजबूरी नहीं है। प्रदेश जो है चुनाव के अंदर चला गया है, बिल्कुल चुनाव होने वाले हैं कुछ समय में ही, और अब मुझे लगता है इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन या कोई भी एग्रीमेंट भारतीय जनता पार्टी ने जो है शिंदे गुट के साथ नहीं किया होगा। पहले शायद वो नंबर असेस करेंगे कि नंबर क्या आ रहे हैं, किस पार्टी के पास क्या नंबर है, उसी को लेके जो है बातचीत होगी। और जब चुनाव हो जाएगा, अगर वो जीतते हैं तो उनके पार्टी सारी पार्टियों के साथ गठक दल बैठेगा और उसमें चर्चा की जाएगी। लेकिन ऑब्वियस चॉइस है कि देवेंद्र फडणवीस जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम फेस हो सकते हैं, लेकिन पर इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेगी। जी सर, अजीत पवार गुट ने नवाब मलिक की बेटी को टिकट दे दिया है, तो इससे क्या संदेश जा रहा है जनता के बीच में? क्या दिखाना चाहते हैं उसकी बेटी को टिकट देकर वो? ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में ब्रजभूषण सिंह का टिकट मांग रहे थे, तो उनको नहीं दिया, तो उनके लड़के को टिकट दे दिया। और ब्रजभूषण सिंह को लेके कितना बवाल इस देश में हुआ है ये सब लोग जानते हैं। आज भी कहीं ना कहीं राउत रेवेन्यू कोर्ट के अंदर उनके खिलाफ जो मामले चल रहे हैं, या जो उनमें चार्जशीट दाखिल होनी है या नहीं होनी है। नवाब मलिक के साथ भी ऐसा है, और नवाब मलिक के साथ भी ऐसा है, वो जेल में रहे, मनी लॉन्ड्रिंग केस में रहे, और फिर वो बाहर आ गए। पार्टी ये नहीं देख रही कि किसी के साथ क्या हुआ है। किसी भी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये नहीं देखती कि किसी के साथ क्या हुआ है। वो ये देखती है इस आदमी की विनेबिलिटी है या नहीं है। नवाब मलिक संदेश कुछ नहीं, कोई संदेश नहीं जाने वाला, क्योंकि दलदल में तो सभी फंसे हुए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कल अगर अजीत पवार के ऊपर आरोप लगाती थी कि 50,000 करोड़ के जो है इन्होंने ये बेईमानी किया, या इनके ऊपर आरोप है भ्रष्टाचार के और ये सारी चीज है, या 5,000 करोड़ का जो भ्रष्टाचार के आरोप है, तब भी तो देखिए पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन। उसके बाद ही वही अजीत पवार जो है आके जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए वो,
और आज पार्टी में सपोर्ट कर रहे हैं पार्टी को, उनके मिनिस्टर्स भी हैं। लेकिन नवाब मलिक कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन अगर उनकी लड़की चुनाव जीतती होगी तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कोई ना कोई, अगर मान लीजिए शरद ये नहीं, अजीत पवार नहीं देते तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती, या शिंदे को टिकट दे देता, या कांग्रेस टिकट दे देती उनकी लड़की को। अगर उन्हें लगता है कि विनेबिलिटी है तो अजीत पवार को लग रहा होगा कि उनकी लड़की जीत सकती है चुनाव में, तो निश्चित रूप से एक जीता हुआ कैंडिडेट उन्हें मिल रहा है, एक सीट मिल रही है। चुनाव में नंबर बहुत जरूरी है, और कौन कहां से चुनाव जीत सकता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से उन्होंने कहीं ना कहीं फीडबैक लिया होगा कि जीत सकते हैं चुनाव। अब ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के जीते कि नहीं जीते चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता था वो बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ा नाम है, जिसको जो जीत के आ सकते हैं, उस रीजन की 4-5 सीटों को भी अफेक्ट कर सकते हैं। अजीत पवार को भी यही लगता होगा कि नवाब मलिक की लड़की जो है और उसके आसपास के जो रीजन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकती है। इसलिए विनिंग कॉम्बिनेशन हर पार्टी देखती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका प्रेजेंट पोजीशन क्या है। अगर आप जीत सकते हैं तो आपको किसी भी शर्त पर टिकट दिया जा सकता है। जी सर, महाविकास और महायुति के बीच इस बार मुकाबला कैसे रहने वाला है? इन दोनों के बारे में थोड़ा सा आप आपस में इनका कंपेयर करें। देखिए, एक बहुत छोटा सा बताऊं, लोकसभा चुनावों के अंदर कोई हारा नहीं और कोई जीता नहीं। केवल ये समझ लीजिए कि वोट शेयर का स्विंग जो है थोड़ा सा महाविकास आघाड़ी के पक्ष में रहा, और कितना रहा, केवल 0.7%, मतलब 1.5 लाख वोटों का केवल दोनों घटों के बीच में, दोनों पार्टीज में बोल रहा हूं, उसमें महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में केवल 0.7%, मतलब 1.5 लाख वोट्स का अंतर रहा। मतलब 1.5 लाख वोट अगर इधर उधर हो जाए तो हो सकता है कि कई सीटों की इधर से उधर सीटें बदल सकती हैं। लेकिन मोमेंटम जो कांग्रेस के महाविकास आघाड़ी के पास है, स्पेशली कांग्रेस के पास है, क्योंकि कांग्रेस जो है लार्जेस्ट सीट आई है कांग्रेस की महाराष्ट्र के अंदर, वो मोमेंटम क्या बना रहेगा, सवाल ये है। क्योंकि कई बार ये दिखाई देता है कि महाविकास आघाड़ी को कहीं ना कहीं जो है एक उद्धव ठाकरे का वो आप कह सकते हैं कि सिंपैथी वोट मिल जाएगा, शरद पवार को सिंपैथी वोट मिल जाएगा। लेकिन क्या वो सिंपैथी वोट इतना बड़ा होगा कि वो सीटों में तब्दील हो जाए और महाविकास आघाड़ी का सरकार बन जाए? देखिए, बीजेपी के साथ क्या है, बीजेपी का अपना एक कोर वोट बैंक है, उससे बनाया है, बरसों में उसे तैयार किया है, वो फिक्स वोट बैंक है उसके पास। शिंदे और अजीत पवार के पास कोई फिक्स वोट बैंक नहीं है। तो आप वो अगर जीतते हैं, अगर वो सीटें जीत के आएंगे, तो आप यूं समझ के चलिए कि वो बीजेपी की कृपा से सीट जीत कर आ रहे हैं। शिंदे को एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए, अपनी सीट हो सकती है, अपने लड़के की सीट हो सकती है, या 2-4 सीटें हो सकती है जिसमें खड़े हो जाए। लेकिन वो वोट शेयर किसका लेंगे? वो वोट शेयर लेंगे भारतीय जनता पार्टी का। उसके बलबूते पे वो जीतना चाहते हैं। अजीत पवार भी यही कर रहे हैं। अजीत पवार खुद अपने घर की सीट नहीं जीत पाए लोकसभा के अंदर, अपने घर की अपनी पत्नी को उन्होंने चुनाव लड़ा, वो नहीं जीत पाए। अजीत पवार यहां से खुद खड़े होंगे, हो सकता है वो सीट वो जीत जाए, और या 2-4 सीट उसके आसपास की जीत जाए। लेकिन उनको भी भारतीय जनता पार्टी के वोट का सहारा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी महायुति में सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके फेस पर ही चुनाव हो रहा है। लेकिन महाविकास आघाड़ी में ऐसा नहीं है। महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे का अपना एक वोट बैंक है, एक वोट शेयर है, मुंबई और वृहद रीजन, मुंबई वृहद रीजन के अंदर उसका अपना एक वोट शेयर है, और वहां से वो सीटें जीत के आए हैं। कांग्रेस का विदर्भ में, मराठवाड़ा में और औरंगाबाद बली बेल्ट में, वेस्टर्न पार्ट में कांग्रेस का अपना एक फिक्स वोट बैंक है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है बहुत, और लंबे, कांग्रेस की सरकार भी काफी समय रही है वहां पर, तो उनका अपना कांग्रेस का वोट बैंक है। कांग्रेस का लोएस्ट नंबर 44 था। तो अगर यही मोमेंटम रहता है, लोकसभा वाला रखता है, तो मुझे लगता है कांग्रेस 80 के पास भी पहुंच सकती है, या 70 के पास पहुंच सकती है। शरद पवार का, अपनी शरद पवार की रीजन में अपना फिक्स वोट बैंक, तो यहां थोड़ा सा फ्यूल अप होगा। मतलब कांग्रेस जहां खड़ी होती है, मान लीजिए जिस सीट पे खड़ी हो रही है, वहां शरद पवार के लोग भी उन्हें वोट डालेंगे, उन्हें उन्हें वहां पे जो है उसका भी वोट पड़ जाएगा। आपका जो है बाला साहब ठाकरे वाली पार्टी का भी जो है पड़ जाएगा, वोट पड़ जाएगा, तो वो क्यूमुलेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे केवल भारतीय जनता पार्टी का ही वोट है जिसके ऊपर ये दोनों पार्टी सर्वाइव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी को एज मुझे दिखाई देती है। लेकिन ये अगर इनफाइटिंग होती रही इस तरीके की, तो निश्चित रूप से कहीं वो एज जो है वो डिसेपिएट ना हो जाए, वो खत्म ना हो जाए। तो ये एक सबसे बड़ा है कि जितनी जल्दी से वो अपनी की सारी दरारें हैं उन्हें भर लें, और सीट्स डिक्लेयर करें, आज कल में सीट्स डिक्लेयर करें, और चुनाव के अंदर जाएं। जी जी सर, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आज फिर से दोबारा एक बार आपके साथ फिर बहुत से बढ़िया। एपिसोड करेंगे।
उम्मीद है आप टाइम निकाल पाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।